गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया कंसेप्ट लेंगे, मेनली बीएससी सेकंड सेमेस्टर का लेंगे। आज हम उठाएंगे एक नया कंसेप्ट, नई बातें हम लेके चलेंगे, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट लेंगे। देखो अब इस कंसेप्ट में होता क्या, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, हम उसमें किस कंसेप्ट को डील करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे मोशन, ठीक है। मोशन से एक प्रकार से कह सकते हो स्पीड, ठीक है। तो केमिकल का मतलब है कोई भी केमिकल एक रिएक्शन, कोई भी केमिकल एक रिएक्शन, यानी कि यहाँ हम केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां हम ये पढ़ें कि केमिकल रिएक्शन क्यों स्पीड ज्यादा होती है या कुछ रिएक्शंस की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, ऐसा क्यों होती है, क्या रीजन है, ठीक है, होने का। या अगर रिएक्शन हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है, ऐसे कौन कौन से अफेक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच जहां पे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, उनके उसके मोशन के बारे में कि जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसका मैकेनिज्म है वो क्या है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो किस वे में हो रही है, किस स्टेप टू स्टेप में क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन जब होगी। तो नेक्स्ट, केमिकल जब रिएक्शन होगी तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक बहुत ही स्लो स्टेप है, एक स्लो रिएक्शन है, यानी कि इसको होने में काफी दिन लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, होती है बहुत ही, और वो भी स्पॉन्टेनियसली होती है। कैसे, जब आयरन जो है कांटेक्ट में आता है एयर और वाटर के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बन जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, दिस इज द रस्ट। इस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे कि जब Fe जो है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नया फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ये केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और अनदर एग्जांपल की में हम बात करें, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे कि हम ब्रेथिंग कर रहे हैं, ब्रेथिंग यदि करेंगे तो ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ऑक्सीजन जाएगी सबसे पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को बॉडी की हर एक पोर्शन तक, हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। वहां पे जहां ऑक्सीजन गई है, कहाँ गई है, सेल के अंदर गई है। सेल के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, कंबशन होता है। और ये बात हमें पता है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का कंबशन होता है तो वहां पे तीन चीज बनती हैं, अपने आप बनती हैं, स्पॉन्टेनियसली चीज होती है। जैसे मान लो इस चौक का हम कंबशन करूं तो यहां से भी तीन चीज बनेगी। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। यानी कि कोई भी सब्सटेंस लगा लो, कोई भी एनी सब्सटेंस लगा लो, जैसे मान लो मीथेन लगा लो, मीथेन का यदि मैं कंबशन करूं तो मेरे पास क्या क्या बनता है, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और हीट, यानी कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी। या एक अनदर एग्जांपल ले लो, सोडियम है, सोडियम को पानी में डाल दो, सोडियम को पानी में जैसे डालते हैं बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सडनली एक पॉप साउंड के साथ एक गैस रिलीज होती है, और यदि उसका वो फायर को यदि कैच कर ले तो वहां पे आग भी लग सकती है। यहाँ पे क्या बनता है, NaOH का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत ही वाइग्रस रिएक्शन है, इस रिएक्शन की स्पीड क्या है, बहुत ही फास्ट है। बट यहाँ पे इस रिएक्शन की स्पीड है वो क्या है, स्लो है। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ इसका जो रेट है वो स्लो हो गया, यहाँ इसका रेट फास्ट हो गया। तो ये कंप्लीटली डिस्कस करना है तो हम कहाँ जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीड कम है, ज्यादा है, कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है,
कैसे हम रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं, कैसे हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सोडियम को जो है हम केरोसिन में ही क्यों रखते हैं, ठीक है, वाटर में क्यों नहीं रखते, तो उसका रीजन यहाँ से निकल के आता है, क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जो सारी जो बातें हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अनोखा क्वेश्चन जनरेट हुआ, या क्वेश्चन से पहले यहाँ हम देखेंगे कि भाई कोई भी रिएक्शन है वो होती कैसे है, हाउ टू रिएक्शन अक्कर, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई ए और बी मॉलिक्यूल है, ए और बी कह रहा हूं, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, उसने सी के साथ रिएक्ट कराया और बना क्या दिया, ए सी कंपाउंड प्लस में बी कंपाउंड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन इसने कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बेस बिहाफ पे देखें तो भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या प्रोग्रेस POR का मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कोलिजन के बिहाफ में। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा इट मींस वहां पे कोलिजन होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है कि अगर मेरे को AB को और C को कोलिजन करवा दूं तो AB का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और A और C का बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, और पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाएगी। हुआ क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है ये, और हुआ यदि है तो किस प्रकार से हुआ है। जब तक कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करूंगा तब तक मैं ये नया प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अब हमें पता है हर रिएक्शन में जो बॉन्ड होता है उसका इक्वल स्ट्रेंथ नहीं होता। कोई भी रिएक्टेंट यदि दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो उन दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो P जो मॉलिक्यूल है वो R के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PR प्लस में Q का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, एक यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हो सकता है यहाँ उससे ज्यादा हो, या हो सकता है AB में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो एज कंपेयर टू PQ। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक कंसेप्ट नाम दिया है, एक अलग नाम दिया है मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आ रही है। एक मोल बॉन्ड को यदि मैं ब्रेक करूं तो कितनी एनर्जी, कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम एनर्जी टू ब्रेक वन मोल ऑफ द बॉन्ड नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है, ठीक। हर रिएक्शन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए प्रत्येक रिएक्शन जो है उस प्रत्येक रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है कि व्हाई द टू डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट स्पीड, एक्सप्लेन। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इक्वल नहीं है। वो यदि इक्वल होंगी, देखो यहाँ पे दो बात है, यदि इक्वल होंगी, इक्वल होने का मतलब क्या है उस चीज को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। यदि इक्वल होंगी तो ये जो रेट है वो रेट हो सकता है कि सिमिलर हो सकता है ये सेम स्पीड के ऊपर प्रोसीड करे, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता, क्या पता नहीं भी हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर वहां पे और ऐड होंगे वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं इस AB रिएक्शंस का। वो कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। वो ये एक्सप्लेन किसने किया था, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ने एक्सप्लेन किया था इसको हम। तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे यहाँ पे इन दिस केस, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे बना। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कहती है कि जैसे जैसे मैं वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाता हूँ मॉलिक्यूल की, वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करने की कोशिश करता है, अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो वहां से ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन के आया है। एक प्रकार से ये जो डायग्राम है लाइक एज ए हील, जैसे मैंने यहाँ पे R लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। R का मतलब यहाँ पे क्या है, AB मॉलिक्यूल है प्लस में C मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, AC मॉलिक्यूल है प्लस में B मॉलिक्यूल है, AC मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल। ये रिएक्टेंट है
आर है रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है। ये जो टॉप है, इस हिल का जो टॉप है हम उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जो ए बी के बीच में बॉन्ड था वो तो टूटना स्टार्ट होगा, और जो ए सी के बीच में जो बॉन्ड है वो बनना स्टार्ट होगा। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट एक वर्चुअल स्टेट है, एक हमारी इमेजिनेशन है जहां पे ए और बी यानी कि जो बॉन्ड पहले था रिएक्टेंट में वो तो टूटना स्टार्ट होगा, और जिस बॉन्ड को नया बनना है वो यहाँ पे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वो कहाँ होगा? ट्रांजिशन स्टेट में। होगा कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन है कि मैं इस रिएक्टेंट आर से इस प्रोडक्ट पी तक कैसे पहुंचूं। यानी कि ये पहाड़ी है, अपनी एक हिल है, हिल के एक साइड मैं हूं, मेरे को दूसरी साइड जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला है मेरे को हिल पे चढ़ना पड़ेगा। हिल की ऊंचाई पे लगातार क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे मैं हाइट पे जाता हूं मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब यदि मैं एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो मैं हाइट के ऊपर चढ़ता जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे यहां से एनर्जी बढ़ेगी, ये आर मॉलिक्यूल इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये आर मॉलिक्यूल इस हिल के टॉप तक पहुंच जाएगा। जैसे ही एक बार आर मॉलिक्यूल हिल तक पहुंच गया, उसके बाद उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली पी पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां पे वो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आर मॉलिक्यूल को मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कितनी? कि ये आर मॉलिक्यूल यहां से उठ के इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए। ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है एनर्जी का, कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होगी? अपनी एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम पहुंचते हैं किस पे? कोलिजन पे। हम क्या कह रहे थे कि भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके लिए जरूरी है कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करें? कोलाइड करें। अब ये हो सकता है कि वो दोनों की दोनों मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों कंबाइन हो जाए, हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट बन जाए। ये भी हो सकता है, या ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो, दोनों कंबाइन जैसे करें कुछ नया कंपाउंड बन जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोलिजन होता है, कोलिजन होगा तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो ही क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये हुआ, क्या प्रत्येक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? क्या प्रत्येक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? जैसे मान लो ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, इस चौक को मैं ये छोटा चौक है, सपोज करो स्मॉल चौक है, या फिर अनदर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो अनदर एग्जांपल हम क्या लें? ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। ये अपने पास ये चौक है, इस चौक को मैंने ये नीचे डाल दिया, ऐसे फोर्स के साथ ऐसे नीचे देख के मारे, ठीक है, तो क्या होगा? ये चौक टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोलिजन जो है इस चौक का और नीचे फ्लोर का, वो स्ट्रॉन्ग कोलिजन हुआ है, उस कोलिजन की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और एक बार मैं ये करूं कि ये चौक लिया फ्लोर के ऊपर, ये डाल दिया हड़ के हाथों से, तो ये चौक कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो कोलिजन हुआ है उस कोलिजन की एनर्जी क्या है? कम है। कोलिजन की एनर्जी नहीं कह रहा मैं, कोलिजन की कोई एनर्जी नहीं है, जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ठीक है ना। मैं ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये चौक है, ये फ्लोर है, इस चौक की और फ्लोर जब आपस में टकराएंगे तो इनकी दोनों की क्या एनर्जी, चौक की और फ्लोर की क्या एनर्जी है? यदि एनर्जी ज्यादा हुई तो कोलिजन बेटर होगा, इन दोनों की एनर्जी कम हुई तो कोलिजन क्या होगा? कम से कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, तो कौन कौन से ऐसे कोलिजन हैं जिनसे प्रोडक्ट बना? कौन कौन से ऐसे कोलिजन है जिससे चौक टूटा? जिसमें कम फोर्स से लगा था, जिसमें एनर्जी कम थी, उसमें तो टूटा नहीं था, उसमें तो एज इट इज रहा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब प्रत्येक कोलिजन जो है
वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन सा कोलिजन होगा, सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिन कोलिजन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो, सिर्फ वही इसमें कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि यहाँ टर्म किसकी आएगी, उन कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि कोलिजन हैविंग एनर्जी जिनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी के। जिन कोलिजन्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, उन कोलिजन्स को हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तीसरी बात यह है ओरिएंटेशन, कि भाई जब कोलिजन हो उस टाइम पे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन क्या है। जैसे मान लो इस चौक को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो मान लो मैं फोर्स करूं, मैं बीच से इसको तोड़ने की कोशिश करूं, इजिली टूट गया। बट अगर मान लो इसको साइड से तोड़ूं तो नहीं टूटेगा। तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, कि जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार का है, तो वो भी क्या होगा, रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्या चीज हो रही है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का क्या मीनिंग है, क्या नहीं है, उस पूरी को डिस्कस आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, डिस्कशन को अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे एक और हम चीज लेके आएंगे जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट क्या है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो विद टाइम के साथ मान लो t बराबर 0 था अपने पास, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, तो a अपने पास मान लो कितना था, मान लो a की वैल्यू जो है 100 ग्राम थी, b का भी कोई फॉर्मेशन हुआ है, नहीं हुआ है। t बराबर t टाइम पे, यानी कि जब रिएक्शन हुई तो किसी एनी t पॉइंट के ऊपर जो a है वो मान लो 50 ग्राम बच गया, तो 50 ग्राम क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, समझने के लिए एज इट इज है कि b का फॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब विद टाइम के साथ B की कंसंट्रेशन बढ़ी, यहाँ नहीं थी, यहाँ 50 हो गई, और A की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपल अगर मैं ये कहूं कि यहाँ रेट, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो रेट किसके बराबर होगा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी। माइनस डी ऑफ ए का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दोगे, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। या आप कह सकते हो कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हम इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, जहां हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेट को हमें अफेक्ट करते हैं, इस रेट को किस प्रकार से मैं डिक्रीज या इंक्रीज में कर सकता हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।